Assalamu alaikum. Today we will solve MA2 DBP kit questions of chapter Cost Bookkeeping. Let's start. A company's accounting systems operates so that the cost accounts are independent of the financial accounts. The two sets of accounts are reconciled on a regular basis to keep them continuously in agreement. Which of the following terms correctly describe this accounting statement? हमेशा ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज और कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज अलग अलग बनती हैं, इंडिपेंडेंट बनती हैं। ठीक है, अलग अलग बन रही होती हैं। फाइनेंशियल की अलग बन रही होती हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग बन रही होती हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये यही बात लिखी हुई है कि ऐसे कौन से अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग एंट्रीज और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग एंट्रीज बनती हैं, और फिर वो जब आखिर में जाके फिर वो रिकंसाइल होती हैं। सही है, तो दो अलग अलग सेट्स बनते हैं किसमें? हमेशा याद रखिएगा, इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट अकाउंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about integrated accounts is are correct? कौन सी जो statements नीचे हमें दी हुई हैं वो integrated accounts के हवाले से correct है? Integrated system save time and administrative effort. Yes, this statement is बिल्कुल correct. Integrated system maintain two separate set of account, one for financial account and one for cost account. No, ये तो इंटरलॉकिंग करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इंटीग्रेटेड सिस्टम अवॉइड द नीड ऑफ पीरियोडिक प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। यस, जब वो बनाता ही अलग अलग है तो उसको रिकंसाइल करने की जरूरत ही नहीं है। इंटीग्रेटेड के अंदर तो अच्छा, मैं डिफरेंस बता दूं। इंटरलॉकिंग में फाइनेंशियल अकाउंट्स की अलग एंट्रीज, कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग एंट्रीज, जबकि इंटीग्रेटेड के अंदर साथ ही बनती हैं, फाइनेंशियल की भी और कॉस्ट की भी। इसकी अलग अलग दो सेट्स नहीं बनते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट के एफर्ट और टाइम सेव करती है, ये बिल्कुल सही है। और इंटीग्रेटेड सिस्टम अवॉइड द नीड फॉर पीरियोडिक प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती रिकंसाइल करने की। ठीक है, क्योंकि वो एक में तो बना रहे होते हैं। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। सी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, अब ये हमें द वेजेस कंट्रोल अकाउंट फॉर ए लिमिटेड फॉर फेब्रवरी इज शोन बिलो। मुझे एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है। अब वो मुझसे पूछ रहा है जो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। वेजेस पेड ड्यूरिंग फेब्रवरी अमाउंटेड टू 128,400। यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मैंने ऐसी एंट्री बनाई होगी। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट के में डेबिट हो रहा है बैंक, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर दूसरा वाला लिखा हुआ है वेजेस फॉर फेब्रवरी वर प्रीपेड बाय 12,000। अच्छा, ये स्टेटमेंट गलत है, वैसे बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिर है डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग फेब्रवरी अमाउंटेड टू 79,400। जब हम डायरेक्ट वेजेस पे करते हैं, हम एंट्री बनाते हैं WIP डेबिट और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है WIP की वजह से, तो स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट का है इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग फेब्रवरी अमाउंटेड टू 61,000। जब हम इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं FOH डेबिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है FOH या प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वजह से, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर बी। बी वाली जो मेरी स्टेटमेंट है ये है इनकरेक्ट।
मैंने मार्क लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग समझे कि ये ऑप्शंस ठीक है। ये जो टिक मार्क लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है, और जो सर्कल वाली है वो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और उसने हमसे नॉट करेक्ट वाली ही स्टेटमेंट पूछी है। अब मैं बता देती हूँ कि ये नॉट करेक्ट क्यों है। क्योंकि ये जो 12,000 की अमाउंट है ना, ये मेरा प्रीपेड बैलेंस नहीं है, ये मेरा ओइंग बैलेंस है। ठीक है, इसको मुझे पे करना है। ठीक है, दैट्स वाई दिस, और इसकी एंट्री इस साइड पे नहीं आएगी, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट मटेरियल स्टोर कंट्रोल अकाउंट फॉर जे लिमिटेड फॉर मार्च लुक लाइक दिस। मुझे मटेरियल स्टोर कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्कुल सही। अच्छा जी, पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है। इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग मार्च 18,000, तो डेबिट, जब भी मैं डायरेक्ट मटेरियल इशू करती हूँ मैं एंट्री बनाती हूँ WIP डेबिट, स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सही है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मटेरियल तो स्टोर कंट्रोल अकाउंट उसूलन क्रेडिट होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल के इशू होने पर यहाँ तो डेबिट हुआ है, दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। सही है, अब वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, उसने पूछा आर करेक्ट। इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग मार्च, यस, स्टोर स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, ये स्टेटमेंट सही है। अब वो है इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग मार्च, FOH डेबिट, स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट हो रहा है मेरा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और परचेजेस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मार्च, जब मैं परचेज करती हूँ मैं एंट्री बनाती हूँ मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो मटेरियल का अकाउंट डेबिट हो रहा है अकाउंट्स पेबल की वजह से 49,000, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the sorry what is a record of total actual expenditure incurred on indirect costs and the amount absorbed into the individual unit jobs or processes known as। ये सिर्फ इतने से पूछ रहा है कि जो भी मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक्सपेंडिचर होता है, इनकर्ड होता है, ये अमाउंट में किधर एब्जॉर्ब करती हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसकी जो अमाउंट है वो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.6, in an integrated cost and financial accounting system what would the accounting entries at the end of the period for production overhead over absorbed। accounting integrated कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या एंट्री बनाऊंगी जब मेरी जो है ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब भी मेरा ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटीग्रेटेड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगी, मैं अपने पास एंट्री बनाऊंगी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PNL, PNL माने इनकम स्टेटमेंट, क्रेडिट। ये सब एंट्रीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तभी मैं इसके पीछे की आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ राइट आंसर बता रही हूँ कि अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी इंटीग्रेटेड कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है, जब मेरा ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मेरी एंट्री बनेगी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PNL क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.7, इन अ टिपिकल कॉस्ट लेजर व्हाट इज द करेक्ट डबल एंट्री फॉर इंटीग्रेटेड फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। जब भी मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड होती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड, तो मेरी एंट्री बनेगी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट।
सी इज द राइट आंसर। जब भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। Which of the following may be including in the cost account but excluded from the financial account? ऐसी कौन सी खर्चे हैं जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में तो लिखते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखते? डेप्रिसिएशन हम दोनों में लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दोनों में लिखते हैं, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी दोनों में लिखते हैं। याद रखिएगा, नोशनल रेंट या कोई भी नोशनल कॉस्ट मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखती हूँ। वैसे तो तमाम चीजें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉमन होती हैं, बट द नोशनल कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट। डी इज द राइट आंसर। 10.9 in an interlocking system, what would be the entry for issue of indirect material? indirect material जब मैं इशू करती हूँ फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट या प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। In a cost bookkeeping system, what would be the entry for the absorption of production overhead? क्या एंट्री बनेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड की? कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर जब भी हमें एंट्री बनानी होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड की, तो हम अपने पास एंट्री बनाएंगे WIP डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट्स क्रेडिट। मैं आपको फिर कह रही हूँ ये एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ये एंट्रीज क्यों बनी है, कहाँ से आई हैं, तो इसकी पूरी की पूरी थ्योरी आपके पास बुक में लिखी हुई है। यहाँ मैं वो पूरी बात एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये बात आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, वेजेस जब हम डायरेक्ट मटेरियल परचेज करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, एब्जॉर्प्शन करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड की तो क्या एंट्री बनेगी। तमाम एंट्रीज आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10.11 in an integrated and financial accounting system, what would be the entry to record direct labor cost being charged to production? अच्छा जी, in an integrated cost and financial accounting मतलब अलग अलग, तो WIP डेबिट and wages control account credit। ठीक है जी। In an interlocking accounting system, what is the double entry in the cost account to record purchase of raw material on credit? किसमें? इंटरलॉकिंग में फाइनेंशियल की अलग बनती हैं और कॉस्ट की अलग बनती हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी मटेरियल, जब हम मटेरियल परचेज करेंगे क्रेडिट पे तो इसकी एंट्री बनेगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कॉस्ट लेजर अकाउंट क्रेडिट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।